Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. A very good morning to you people. Students, today we will do the second part of the review questions of the fundamentals of chemistry. In the previous lecture we have discussed question number 1 and 2 of this exercise, and in today's lecture we will discuss question 3 to think tank of this exercise. Okay students, now let's come toward the topic. Today we will discuss the question number 3, that is define ion, molecular ion, formula, unit, free radical, atomic number, mass number, atomic mass unit. Students, all these definitions have been discussed in your chapter. ठीक है, ये सारी definitions आपके chapter में previous lectures में discuss कर दी गई हैं. इसके अलावा आप heading के साथ ये definitions आपके chapter में mention है, आप वहाँ से इनकी headings को देखेंगे और फिर इनको आपने अपनी कॉपी पे आंसर शीट्स पे नोट डाउन कर ले और यहाँ पे से आपने याद कर लेना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन, मोलिकुलर आयन एंड फ्री रेडिकल. स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी हैव आल्सो डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस लेक्चर एंड हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू. यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, यहाँ से आप पॉज करके वीडियो आप अपने डिफरेंस को नोट डाउन कर लीजिएगा. ये डिस्कस जो है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया है, मैं अगेन इसको डिस्कस नहीं कर रही, सिर्फ इतना बता रही हूँ. एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का. आयन जो होता है वो एटम के गेन और इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करे तब बनता है. एटम जो होता है उसके पास इवन और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन आयन के पास हमेशा इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन आयन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज अ चार्ज स्पीशीज. ठीक है, नेक्स्ट था फ्री रेडिकल और मॉलिक्यूलर आयन. स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल वो एटम होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, यानी कि इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रल होता है ये, कोई चार्ज नहीं होता है इसके पास. वाइल मॉलिक्यूलर आयन वो होता है जब मॉलिक्यूल, एटम नहीं, अगर एटम इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करेगा तो वो आयन बनेगा, लेकिन जब मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज़ करे तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है. ठीक है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल है, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन के पास जो होते हैं वो चार्ज स्पीशी है, इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑल दीज आर फ्री रेडिकल्स. लाइक O2 माइनस, देखिए अब O2 मीन ये मोलिक्यूल है और इस मोलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, सो इट इज़ O2 माइनस 1 या N2+1. ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ एवोगैड्रो नंबर इज रिलेटेड टू. ये आपको एवोगैड्रो वाले टॉपिक में, मोल वाले टॉपिक में आपको क्लियर कट समझा दिया गया था कि इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है, कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल है तो वो इक्वल होगा किसके, एवोगैड्रो नंबर के. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस लेक्चर्स में डिस्कस कर दिए गए हैं. इन ये न्यूमेरिकल्स हैं, आपकी कैलकुलेशंस हैं, सारी कैलकुलेशंस आपको करवा दी गई हैं. कुछ फार्मूला मैथ से रिलेटेड हैं, कुछ जो हैं वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड हैं, कुछ जो हैं वो मोल से हैं, मैथ से है, नंबर ऑफ एटम्स से. ठीक है, और लास्ट जो 16 है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके डिस्कस हो चुके हैं. अगर इन क्वेश्चंस में कोई इशू हुआ, कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा. ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन सारे आपके डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आप कोई गेन दोबारा वो नहीं करवाए जा रहे. ठीक है, लेकिन अगर कोई मुश्किल हुई, कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके नेक्स्ट है आपका थिंक टैंक. ठीक है, थिंक टैंक क्या है, इसमें थिंक टैंक बेसिकली स्टूडेंट्स, इसमें ना आपसे के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, आपके अब जो कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ा उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस है, लेकिन उनका आंसर डायरेक्ट नहीं होगा. यू हैव टू थिंक बिफोर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले, उसका आंसर थोड़ा सा इनडायरेक्ट होगा. ठीक है, ओके जैसे देखिए उन्होंने कहा है कि एक सोडियम के पास कितने जो है वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पास हैं. ठीक है, यानी कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन के पास कितने एटम्स हैं, तो पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे. आपको पता है 12 ग्राम इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के. नंबर ऑफ मोल्स में होते हैं 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, ये एटम्स. आपको बात हमेशा बताएगी कि जब भी नंबर ऑफ एटम्स की बात आए आपने नंबर ऑफ मोल को सेम कर देना है. दोनों एटम्स के नंबर ऑफ मोल सेम कर दें, ठीक है, तो वो सेम हो जाएंगे. ठीक है, अब
अगर 12 ग्राम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 23 ग्राम सोडियम के अंदर 1 मोल होगा, ठीक है, मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम, ठीक है। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कि आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स को सेम करना है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए वहाँ इनके नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एज 42। अगेन उन्होंने आपको नंबर ऑफ मास नाइट्रोजन का मास दे दिया है, वहाँ से आप उसके मोल्स कैलकुलेट करें, कितने मोल्स उसके आ रहे हैं। अब उतने ही मोल्स आपने ऑक्सीजन के करने हैं, क्योंकि दोनों के मोल सेम होंगे तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, ठीक है। अब 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अगर आप मोल का फार्मूला लगा के मोल कैलकुलेट करें तो आंसर आ रहा है 3, ठीक है। तो अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास होता है 16, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना मास होगा 48 ग्राम। इट्स मीन अगर आपके पास 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो और 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो तो दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एटम सेम करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल सेम करने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ के वो आपको या मैस दे देंगे या डायरेक्ट मोल दे देंगे। अगर मैस दिया तो आप वहाँ से मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जिसके उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं उसके भी आप उतने ही मोल्स करें, ठीक है, मोल्स करें। और फिर उसमें उन्होंने अगर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो डायरेक्ट बता दें, और अगर उन्होंने आपसे मैस पूछा है तो मोल से आप पहले उसका मैस कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट मैस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम, ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम, इट्स मीन नंबर ऑफ एटम गिवन है, आपने मैस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप पहले नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला लगाएंगे, फिर आप वहाँ से आपके पास मोल्स आएंगे, फिर आप मोल्स का फार्मूला लगाकर आप मैस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं अगेन बता रही हूँ, अब हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जाएगी, यहाँ पे आपको सारी बातें बता दी गई हैं। अब आपको सिर्फ इतना बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, आपने ये फार्मूला पुट करना है और ये आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और मैस पूछा है उन्होंने, तो नंबर ऑफ एटम से पहले आप मोल्स कैलकुलेट करें, फिर आप मोल्स से मैस कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने एक फिगर शो हुई है, आप अपनी बुक पे आप उस फिगर को देख सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स उस फिगर को अगर आप गौर से देखें ना तो वहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स जो मेंशन है ना, वो जो स्ट्रक्चर मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हुए उनके अंदर एलिमेंट्स के नेम मेंशन है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप बताएं कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं, मतलब कितने सब्सटेंसेज है, काउंट द सब्सटेंसेज दैट आर शोन इन द सैंपल। तो 5 सब्सटेंसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर एंड आर्गोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या एयर मिक्सचर है या प्योर कंपाउंड। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एयर इज अ मिक्सचर, क्योंकि एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस मिक्स हुई हुई होती हैं, ठीक है, तो ये क्या है, मिक्सचर है। थर्ड क्वेश्चन है फार्मूलाज बताएं, ठीक है। तो फार्मूलाज उन छोटे छोटे वो जो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ उनके अंदर फार्मूलाज लिखे हुए हैं, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड आर्गोन AR, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर ईच सब्सटेंस इन एयर इस कंपाउंड और एलिमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको बताया गया था एलिमेंट वो चीज़ होती है जो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है, और कंपाउंड वो चीज़ होती है जो सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन एलिमेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस इन एयर। स्टूडेंट्स यू नो दैट नाइट्रोजन इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस और मोस्ट कॉमन गैस दैट इज प्रेजेंट इन एयर, इट इज 78%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने मैथ्स प्रोवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि आप हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करें वाटर के अंदर। तो वाटर को अगर आप देखें तो वाटर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो आपने वहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 को उससे मल्टीप्लाई कर दे तो 1.2 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे अब उन्होंने
सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे आपसे सिर्फ उन्होंने हाइड्रोजन एटम्स के बारे में पूछा था, यहाँ वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पूछ रहे हैं। यानी कि देखें वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं, अगर आप वाटर का फार्मूला देखिए H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स हैं टोटल, ठीक है। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ वाटर में एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 एटम्स है, ठीक है। अब as water contains 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, therefore water molecules has total 3 atoms। तो आपने एवोगैड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड योर आंसर इज 1.8 × 10⁻24 एटम्स, ठीक है। जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम्स पर पूछा जाए तो आपने उसके अंदर मौजूद एवोगैड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे चूंकि एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो वाटर में टोटल 3 एटम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए आपने एक एटम को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ योर एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1 इज कम्प्लीटेड। नाउ you have to do this think tank on your answer sheets, ठीक है। थिंक टैंक के क्वेश्चंस को आपने आंसर शीट में करना है, बाकी तो जो क्वेश्चंस है वो तो आपको साथ साथ करवा दिए गए थे ना, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो आपको साथ साथ कॉपी आंसर शीट पे करने को बोला गया था। तो थिंक टैंक आपने अपनी कॉपी पे आंसर शीट्स पे करने हैं और आपने जो होमवर्क है वो यही थिंक टैंक आपने लर्न आउट भी करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।